हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज ये मेरा चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है। सब मिलाकर के मैं लगभग में 150 क्वेश्चंस मैंने कवर, आज लगा कर 150 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आप मेरे सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अगर 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आते हैं तो उसमें से कम 20 क्वेश्चन मेरे सिर्फ 4 क्लास के वीडियो से आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से वीडियो से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए, ये प्रश्न को मैंने कई बार पिछले क्लासों में भी मैंने पूछा है आप लोगों से, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सिंधु नदी के हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 2, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवगोथिक शैली। नवगोथिक शैली, इस क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है नवगोथिक शैली। अगला प्रश्न देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। चौथा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटते हैं? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, किस वर्ष लौटते हैं? इसका सही उत्तर है 1915। 1915। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है कुंडलवन में। कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आठवां प्रश्न देखें, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक। अब इसको ध्यान रखें, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इनफैक्ट एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रगीत अगर आता है तो वंदे मातरम इसका आंसर होगा। राष्ट्रगान जो है, जिसको नेशनल एंथम कहते हैं, तो इसका आंसर होगा जन गण मन अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 11 देखें, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है 5। इसका सही उत्तर है 5। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जितने बहुत सारी चीज़ें लगभग में आधा से ज़्यादा, लगभग 70 से 80% चीज़ जो है कई देशों से ली गई है। और उसमें जैसे ब्रिटेन से कुछ चीज़ें ली गई है, अमेरिका से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, आयरलैंड से, कनाडा से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से,
साउथ अफ्रीका से, बहुत कई देशों से कुछ कुछ चीज़ें ली गई है। उनमें से एक चीज़ है संसदीय प्रणाली, जो भारत संविधान में संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत राष्ट्र कांग्रेस है तो इसके संस्थापक कोई ना कोई इंडियन होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, और भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमकेश बनर्जी। लेकिन संस्थापक यहाँ पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ए.ओ. ह्यूम। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो इसका सही उत्तर है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक मतलब ये है कि जैसे अभी हमारी सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें फादर की प्रधानता ज़्यादा है, पिता की प्रधानता ज़्यादा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में माता की प्रधानता ज़्यादा थी, तो इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज कही गई है। धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है अशोक ने। धम्म नीति की शुरुआत किसने की? अशोक ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में, जब भारत की राजधानी इंडिया घोषित की गई, तब उसी वक्त गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, जीतल क्या था? जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्के का नाम था। जीतल जो है एक सिक्के का नाम था, तो इसका सही उत्तर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 सिक्का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1757। 1757। एक बात याद रखना है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जो है 1857 को मानी जाती है। उससे ठीक 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, जो बहुत ही निर्णायक, अंग्रेजों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था। वो पहली ऐसी युद्ध थी जिसके बाद माना जाता है कि अंग्रेजों का जो वर्चस्व है, अंग्रेजी की हुकूमत की शुरुआत सही मायने में वो प्लासी की युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। ऑप्शन नंबर 4 वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 5। ऑप्शन नंबर 3 5। एक्चुअली बात यह है कि अकबरनामा एक पुस्तक थी जो बहुत ही बृहद पुस्तक, बहुत ही व्यापक रूप में वो पुस्तक लिखी गई थी, रचना की गई थी, जो पूरे अकबर मुगल साम्राज्य में, खासकर अकबर के शासनकाल का बहुत अच्छा से लेखा जोखा है। तो जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, वो 3 भागों में बटी थी वो पुस्तक, और जो तीसरे भाग जो थी आईने अकबरी, वो फिर से 5 भागों में बांटी गई थी। तो इसका सही उत्तर है 5। विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। सही उत्तर है पंपा देवी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैंने पिछले 2 या 3 क्लास में इस प्रश्न को मैंने पूछा आप लोगों से कि दामिने को किसे कहा जाता है था या किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है इस प्रश्न का आने की। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? देखिए इस प्रश्न को मैंने पहले भी पूछा आप लोगों से कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है।
तो इसका सही उत्तर है फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर आप उस चैप्टर में देखेंगे जिसमें इब्न बतूता, अल्बरूनी और फ्रांसिस वर्नियर का जो पूरा जिक्र जिसमें है, इसमें बताया गया है कि जो भी यात्री आए थे उन्होंने हिंदुस्तान को किस नज़रिए से देखा, यानी चैप्टर का नाम ही यात्रियों के नज़रिए से। तो इसमें बहुत ही डिटेल से है। ये जब चैप्टर समाप्त होने लगता है ना, तो लास्ट में एक पैराग्राफ है, एक बॉक्स है जिसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया। इसका सही उत्तर है फ्रांसवा बर्नियर ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और ये विभाजन, बंगाल का विभाजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कालक्रम माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि इसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब बंगाल जब विभाजन हुआ था तो हिंदुस्तानियों में एक जो बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी बहुत ज़्यादा। पहले बहुत कम लोगों में थी, लेकिन इसका असर बहुत ही व्यापक साबित हुआ और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी पनपी। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? देखिए ये सेम प्रश्न जो मैंने कल पूछा था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये मद्रास में हुई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में थी। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारत संघ का अंग बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। आपको जानकारी होगी कि जैसे ही देश आज़ाद होता है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो करीब 562 देशी रियासत कुल मिलाकर के थे। उसमें से आज़ाद जब होता है तो 3 रियासत बहुत ही जो अपने आप को न भारत का भाग मानते थे न पाकिस्तान का भाग मानते थे और अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। जैसे एक था जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो उसमें हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। प्रश्न नंबर 29 देखें, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये बहुत ही आसान है कि महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 के अगस्त क्रांति में, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें वो कहा था कि डू और डाई, करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। 30वां प्रश्न देखिए, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रॉलेट एक्ट, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का भी कानून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, कौन आए थे सबसे पहले? वास्को डी गामा आए थे। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में पहुंची। इस प्रश्न को याद रखिएगा जरूर। इसका उत्तर है जहांगीर के काल में पहुंची, क्योंकि जहांगीर खुद एक चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों वही दे रहा है। त्रिपिटक था जो विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक, ये 3 पिटक थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में था। प्रश्न नंबर 35 देखें, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसी पैक्ट के बाद जो बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक करके गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ में
एक पैक्ट किया था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पिछले क्लास में बताया था कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, इसका उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और ये प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, नयनार संत पूजा करते थे। नयनार संत पूजा करते थे, तो नयनार किसकी पूजा करते थे? शिव भगवान की पूजा करते थे। दो तरह के थे, अलवार और नयनार। अलवार जो थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे और नयनार शिव जी की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? जजिया एक कर था, जिसे गैर मुस्लिमों, जो मुसलमान नहीं थे, उनसे ये प्रशासनिक कर लिया जाता था कि आप मुस्लिम नहीं हैं तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कर रहा है उस ज़माने के बाद में। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो धीमियों से यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन 4 पता नहीं क्या है धीमियों, लेकिन गैर मुस्लिमों से ये कर लिया जाता था, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, चाहे और भी कोई हो, ईसाई हो, सबसे ये जजिया कर लिया जाता था। अब आज का अंतिम प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। इसका आंसर रहेगा खारवेल से। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन का एक जो वीडियो बनाया है, ये जिस क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए है, और उम्मीद है आज के प्रश्न कुछ थोड़े हाई क्वालिटी के थे, कुछ थोड़े टफ थे, तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले भी अगर आप इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, 4-5 वीडियो जो हमारे मेरे ऑब्जेक्टिव्स के हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि 40 क्वेश्चन अगर आता है तो 25 क्वेश्चन मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी क्लास को अच्छे से देखेंगे, और अगर 2 या 3 बार आप देख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये खुद ब खुद याद ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, जम करके पढ़िए, और इसको रिवीजन भी कीजिए अच्छे से। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।